गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग दोहरा परिसंचरण के विषय में पढ़ेंगे और गाइस हम लोग देखेंगे जो प्लेटलेट्स होते हैं लसिका होते हैं तो वो सब किसको कहते हैं। तो चलिए गाइस आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है दोहरा परिसंचरण के विषय में। तो गाइस कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हार्ट है, हृदय है गाइस, वहाँ पर 2 बार जो ब्लड है तो वो जा रहा है। तो एक बार हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो गाइस जो फुफ्फुस है तो फुफ्फुस का जो सीरा है तो उससे ऑक्सीजनित खून आता है कहाँ, हृदय में, और वो भी गैस बायां अलिंद में आता है। फिर बायां अलिंद जब सिकुड़ता है तो गैस ये खून चल जाता है बायां नीले में। फिर गैस बायां नीले से होकर पूरे शरीर में जो खून है तो वो चल जाता है, बायां नीले से धमनी में जाएगा। फिर गैस धमनी से होता हुआ जो रक्त है तो वो चल जाएगा शरीर के कोशिकाओं तक। ठीक, फिर गैस शरीर का कोशिकाओं से जो सीरा है तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वगैरह इकट्ठा करेगा और गैस फिर ये सीरा पहुंच जाएगा हृदय का दायां अलिंद में। फिर गैस जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो उस स्थिति में जो खून है तो वो चल जाएगा दायां नीले में। फिर गैस दायां नीले से होता हुआ जो खून है, रक्त है, तो वो चल जाता है फुफ्फुस में। और गैस ये वाला जो रक्त आ रहा है तो वो वी ऑक्सीजनित रक्त था। ठीक, तो वी ऑक्सीजनित रुधिर था तो गैस ये रुधिर चल जाएगा फुफ्फुस में। तो गैस ये इसी कारण जाता है, देखिए फुफ्फुस को हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं फेफड़ा, तो फेफड़ा में चल जाता है, जहाँ पर गाइस फेफड़ा में क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है और गैस फिर से जो खून है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और गैस वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर फिर से चल जाएगा बायां अलिंद में। तो ऐसे ही गैस पूरे शरीर में जो रक्त है तो उसका प्रवाह चलता रहता है। तो गैस देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो खून है तो वो 2 बार हृदय में आ रहा है एक चक्र में। एक चक्र गैस कहाँ से हुआ, देखिए फुफ्फुस से शुरू हुआ, फुफ्फुस से आया ऑक्सीजन वाला ब्लड, फिर गैस ये खून गया बायां अलिंद में, फिर बायां अलिंद से नीले में गए। ठीक, तो गैस जो बायां वाला भाग है हृदय का तो वहां से गैस पूरे शरीर में क्या किया गया, पूरे शरीर में जो रक्त है तो उसको ट्रांसफर किया गया। फिर गैस पूरे शरीर से जो वी ऑक्सीजनित रक्त था तो उसको कहाँ लाया गया, हृदय का दूसरे साइड में लाया गया था। ठीक, दायां तरफ, दायां अलिंद में लाया गया था। तो गैस इस प्रकार हृदय में 2 बार क्या हुआ, रक्त आया। तो इसी को गैस हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो गैस ये तो हो गया मनुष्य का हृदय का बात। ठीक, तो गैस मनुष्य के अलावा दूसरे जीवों में भी दोहरा परिसंचरण हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए वही हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोहरा परिसंचरण, तो गैस रक्त का हृदय में 2 बार आना, एक उसका जो एक चक्र है तो उसके दौरान, तो उसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो क्या लिखा है, दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण वो प्रक्रिया है जिसमें रक्त एक पूर्ण चक्र में हृदय से होकर 2 बार प्रवाहित होता है। तो गैस रक्त का एक पूर्ण चक्र, एक तो वो फुफ्फुस से जाएगा हृदय में, फिर हृदय से जाएगा पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से जाएगा फिर से हृदय में, फिर गैस हृदय से जाएगा फुफ्फुस में, वी ऑक्सीजनित ब्लड जाता है ना। तो ये एक चक्र है रक्त का। ठीक, तो गैस रक्त का इस चक्र में जो रक्त है तो वो हृदय में 2 बार आ रहा है, तो इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो देखिए दोहरा परिसंचरण का महत्व क्या है, मतलब इसका काम क्या है, तो इसको देखते हैं। इसमें विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित रुधिर से अलग प्रवाहित किया जाता है। तो गैस जैसे कि मनुष्य में 4 कोष्ठ है तो आप लोगों ने देखा दायां तरफ गैस विऑक्सीजनित रुधिर था और गैस बायां तरफ क्या था, ऑक्सीजनित रुधिर। ठीक, और बायां तरफ का जो नीले है तो वहीं से जो ऑक्सीजनित रुधिर है तो वो पूरे शरीर को ट्रांसफर कर दिया जा रहा था।
तो गाइस हम लोगों ने ऐसे देखा, तो देखिए विऑक्सीजनित रुधिर अलग रखा जा गया था ये इस पूरे प्रक्रिया में, और गाइस जो ऑक्सीजनित रुधिर है तो उसको अलग रखा गया था। ठीक, तो गाइस दोहरा परिसंचरण का ये एक महत्वपूर्ण ये महत्व है एक। फिर देखिए, अतः शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। तो गाइस ये जो प्रक्रिया है, या फिर ये जिस प्रकार का गाइस सेटिंग है, जहाँ पे विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित रुधिर से अलग रखा जा रहा है, ठीक। तो गाइस इसका काम किस कार्य, इससे क्या होता है गाइस, इससे होता है शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो वो निरंतर होती रहती है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ता है। ठीक, तो शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन का आपूर्ति निरंतर होता रहता है इसी के कारण, क्योंकि विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित रुधिर से अलग रखा जा रहा है, अलग प्रवाहित किया जा रहा है, वो दोनों मिक्स नहीं हो रहे एक साथ। फिर देखिए, मनुष्य में रक्त का संचरण भी दोहरा परिसंचरण का एक उदाहरण है। तो गैस हमारे शरीर में जो रक्त का संचरण होता है, एक चक्र होता है, तो वहाँ पर भी जो रक्त है तो वो हृदय में 2 बार जाता है। तो इस कारण हम लोग कह सकते हैं जो मनुष्य में रक्त का संचरण है तो वो भी दोहरा परिसंचरण का एक उदाहरण मान सकते हैं। ठीक, मनुष्य में भी हमें दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखने से उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति होता है। तो गैस ऑक्सीजनित रुधिर और ऑक्सीजनित रुधिर को जब हम लोग अलग रखेंगे तो हमें अच्छा प्रकार का ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि गैस ऑक्सीजनित रुधिर पूरा अलग है, मतलब फिल्टर, हमें एकदम पूरा ठीक ठाक ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी कैसे कह सकते हैं, जिससे उच्च ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो गैस जब हमें ऑक्सीजन अच्छा मिल रहा है तो हमें ऊर्जा भी अच्छा मिलेगा, उच्च ऊर्जा प्राप्त होगा। और गैस ये जो उच्च ऊर्जा है तो वो हमारे शरीर का जो तापक्रम है तो उसको बनाए रखता है, जो हमारे शरीर में तापमान होना चाहिए तो उसको बनाए रखता है। कौन? ये उच्च ऊर्जा। ठीक, तो पक्षी और स्तनधारियों में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पर होती, वो तो छूट गया है, तो यहाँ पर होती है गैस लिख देना है, होती है। तो गैस ये ऊर्जा किसका काम आता है, इन्हें शरीर का, तो गैस इस ऊर्जा का प्रयोग होता है शरीर का तापक्रम बनाए रखने में। शरीर का तापक्रम बनाए रखने में निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो गैस जब हम लोग को अच्छा खासा ऊर्जा मिलेगा तो शरीर का जो तापक्रम है तो वो भी ठीक ठाक बना रहेगा। तो फिर देखिए गाइस, जिस जीवों में इस ऊर्जा का ज़रूरत नहीं होता है उसका तापमान पर्यावरण के तापमान के बराबर होता है। तो गाइस जिस वैसे जीव जिसको इतना अच्छा ऊर्जा का या फिर इतना उच्च ऊर्जा का ज़रूरत नहीं होगा, तो गाइस उसका तापमान, उसका शरीर का जो तापमान होगा गाइस तो वो पर्यावरण के तापमान के बराबर होगा। पर्यावरण का अगर तापमान ठंडा हो जाता है उसका शरीर भी ठंडा हो जाएगा, अगर पर्यावरण गर्म हो जाता है तो उसका शरीर भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे डिपेंड करते हैं, ठीक। जबकि गैस मनुष्य में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पर्यावरण अगर गैस ठंडा रहेगा तो मनुष्य का शरीर का अंदर का जो तापमान है तो वो भी स्थिर रहेगा, अगर पर्यावरण गर्म भी रहता है तो भी गैस मनुष्य का जो शरीर का तापमान है तो वो स्थिर रहता है। तो फिर देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। जल स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होते हैं। तो गाइस बहुत से ऐसे भी जंतुएं होते हैं जहाँ पर 3 कोष्ठीय हृदय हमें देखने को मिलता है। जैसे कि गाइस हम लोगों ने देखा जो हमारा हृदय है तो वहाँ पर कितना कोष्ठ है, 4 कोष्ठ है। ठीक, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा भी था। तो गाइस ऐसे बहुत सारे सरीसृप और जंतु मौजूद होते हैं हमारे पृथ्वी में, जिसका जो हृदय है तो वो 3 कोष्ठ का बना होता है। तो कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ पर जो कुछ हद तक विऑक्सीजनित। तो गैस जब इन जंतुओं का जो हृदय है तो वो 3 कोष्ठीय है, तो वो हृदय क्या होता है, हृदय में गैस कुछ हद तक विऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखा जा सकता है कुछ हद तक, ठीक।
फिर भी गैस वो कहीं ना कहीं मिक्स हो ही जाता है। फिर देखिए दूसरी ओर मछली के हृदय, तो गैस जो मछली का हृदय होता है तो वो केवल 2 कोष्ठीय होता है। ठीक, तो गैस ये वाला जो पॉइंट है तो वो इम्पोर्टेंट है कि मछलियों का हृदय कितना कोष्ठ का होता है, तो 2 कोष्ठ का होता है, जहाँ रुधिर को कॉलम में भेजा जाता है। तो गैस जो रुधिर है तो उसको कॉलम, कॉलम मतलब गिल, सॉरी क्लोम, ठीक ना, क्लोम मतलब गैस गिल होता है, गिल, अच्छा ऐसे स्पेलिंग नहीं होगा, ऐसे रहेगा गिल्स। तो गैस देखिए क्लोम में भेजा जाता है जहाँ ऑक्सीजनित होता है। तो गैस जो मछलियों का रुधिर होता है तो उसको क्लोम में भेज दिया जाता है जहाँ पर जो ये वाला रुधिर है तो वो ऑक्सीजनित होता है और सीधे शरीर में भेज, फिर गैस जब ये रुधिर ऑक्सीजनित हो जाएगा तो उस रुधिर को सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। और गैस इसके अलावा भी गैस हम लोग आगे की क्लासेस में मछली में किस प्रकार गैस ऑक्सीजनित रुधिर प्रवाहित होते तो इसके विषय में भी पढ़ा था। फिर देखिए इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार रुधिर हृदय में जाता है। ठीक, तो गैस मछलियों में 2 कोष्ठ होते हैं और गैस अभी हम लोगों ने देखा कि जो गिल होते हैं तो वो रुधिर को ऑक्सीजनित करता है, फिर गैस ऑक्सीजनित रुधिर शरीर में भेज दिया जाता है पूरे शरीर में। ठीक, तो इस प्रकार जो गैस रुधिर है तो रुधिर का एक शरीर में रुधिर का एक चक्र में हमें केवल ये देखने को मिलता है कि केवल एक बार रुधिर हृदय में जाता है मछलियों में। फिर देखिए गैस अब आता है हम लोग सीरा, धमनी, केशिका है तो ये सब के विषय में अभी समझते हैं। ठीक, तो गैस इतना दूर में दोहरा परिसंचरण वाला जो टॉपिक है तो वो समाप्त हो जाता है। और देखिए गैस जो मछली है तो वहाँ पर हमें दोहरा परिसंचरण देखने को नहीं मिलता है। ये वाला भी बात अब हम लोग सीरा के विषय में समझते हैं। तो देखिए गैस सीरा एक प्रकार का रक्त वाहिका है जो जिसका आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो रक्त वाहिका मतलब ऐसा हम लोग मान सकते हैं एक पाइप जिससे क्या होगा, रक्त प्रवाहित होता है। ठीक, तो गैस जो सीरा का आकार होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है। फिर देखिए क्या लिखा है, फुफ्फुसीय सिराओं को छोड़कर सभी दिशाएं विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है, सभी सिराएं। तो गाइस यहाँ पर देखते चित्र में, तो गाइस देखिए जो फुफ्फुस से ऑक्सीजनित रक्त जो है तो वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से कहाँ तक आता है, बायां अलिंद तक आता है। तो यहाँ पर गाइस जो सिरा का काम है हमें ये देखने को मिलता है, सिरा ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में ले जा रहा है। ठीक, और गैस फुफ्फुसीय सिरा के अलावा जितने भी सिरा मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे वो सभी कोशिकाओं से जो विऑक्सीजनित रक्त है तो वो हृदय तक लाता है। ठीक, तो वही वहाँ पर लिखा गया है। देखिए सिरा छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जो फुफ्फुसीय सिराओं को छोड़कर सभी सिराएं विऑक्सीजनित, अच्छा जो यहाँ पर नहीं है जो को काट लीजिएगा, फुफ्फुसीय सिराओं को छोड़कर सभी सिराएं विऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। हो गया गैस यहाँ तक। फिर गैस जो आता है धमनी, तो गैस सीरा क्या करता है, सभी कोशिकाओं से जो विऑक्सीजनित रक्त है तो उसको हृदय तक ले जाता है। और गैस धमनी धमनी क्या करता है, बायां निलय से रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करवाता है। तो इसी कारण गैस जो धमनी है तो वो काफी ज्यादा मोटा रहता है सीरा की अपेक्षा। तो देखिए धमनी वैसे रक्त वाहिकाएं हैं जो हृदय से ऑक्सीजनित रुधिर को पूरे शरीर तक ले जाती है। फिर देखिए सीरा के तुलना में होगा में धमनी मोटी होती है क्योंकि गैस जो धमनी है तो वहाँ पर रक्त का जो दाब है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा रक्त दाब है तो इस कारण धमनी का जो भित्ति है वो मोटा रहता है सीरा की अपेक्षा। तो देख लीजिए यहाँ पर गाइस, देखिए यहाँ पर गाइस हृदय का जो
बायां निलय है तो वहां से धमनी आ रहा है और गैस ये धमनी बायां निलय से रक्त ले रहा है और पूरे शरीर में भेजता है। ठीक, और यहाँ पर गैस रक्त का जो प्रेशर रहता है, रक्त दाब रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसी कारण जो धमनी का भित्ति है तो वो काफ़ी मोटा रहता है सीरा की अपेक्षा। जबकि गैस जो सीरा है तो वो क्या करेगा, विऑक्सीजनित रुधिर को कोशिकाओं से ले जाता है हृदय तक, और यहाँ पर गैस रक्त दाब यहाँ की तुलना में कम रहता है। ठीक, तो इसी कारण गैस जो सीरा का भित्ति है तो उसको उतना मोटा भित्ति का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसी कारण जो सीरा का भित्ति है तो वो धमनी की भित्ति की तुलना में पतली होती है। तो गैस अब आता है केशिकाएं। तो गैस अभी हम लोग केशिकाओं को समझते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर जो धमनी है तो वो छोटे छोटे और रक्तवाहिकाओं में बंट जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। देखिए ये वाला जो केशिकाएं है, और गैस जो केशिकाएं है तो उसी का काम रहता है, जैसे यहाँ पर मान लेते बीच में कोशिका है तो केशिका धमनी से क्या करेगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है तो उसको कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, और गैस कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त है या फिर बोल सकते हैं विऑक्सीजनित रक्त है तो उसको कोशिकाओं से ले लेगा कौन, केशिका है, और गैस जो सीरा है तो सीरा तक पहुंचाता है। तो यही काम रहता है गैस केशिकाओं का। तो चलिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। केशिका शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं है जिसका कार्य कोशिकाओं को ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ देना होता है। तो गैस जो केशिकाएं है तो वो शरीर का सबसे छोटा रक्तवाहिका है, मतलब काफी इसका जो आकार है काफी ज्यादा छोटा रहता है। जिसका कार्य, तो जो केशिका है तो उसका कार्य क्या रहता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन देना तथा अन्य पदार्थ देना होता है, और कोशिकाओं से ये अपशिष्ट पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक, तो गैस कोशिकाओं को ये ऑक्सीजन और जो दूसरे पदार्थ लेती है जो कोशिकाओं के लिए जरूरत रहता है, और गैस कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ले लेता है कौन, केशिकाएं। फिर देखिएगा इस धमनियां किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर छोटी छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो गैस जब धमनियां किसी अंग तक पहुंचता है तो वो क्या होगा, वो छोटे छोटे रक्तवाहिकाओं में विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गैस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, देखिए ये धमनी है और गैस धमनी पहुंचेगा यहाँ पर, मान लेते कोई अंग है तो वहां पर जब पहुंचा तो ये छोटे छोटे रक्तवाहिकाओं में क्या होगा, टूट जाता है, ऐसे बोल सकते हैं, विभाजित हो जाता है। और गैस इस रक्तवाहिकाओं को हम लोग कहते हैं केशिकाएं। और गैस केशिका का कार्य क्या रहेगा, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है धमनी से तो उस ऑक्सीजन युक्त रक्त को कोशिकाओं में भेज देगा, और गैस कोशिकाओं से जो विऑक्सीजनित रुधिर है तो उसको, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस तो उसको ले लेता है। ठीक, तो केशिका का गैस जो काम है तो वो क्या रहता है, वो रहता है गैस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक या फिर ऊतक को देना, और गैस ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और दूसरे अपशिष्ट पदार्थ को भी लेता है। और गैस आपको ये तो पता ही है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन क्यों दिया जाता है। देखिए कोशिकाओं में होते श्वसन, और श्वसन के कार्य के दौरान जो कोशिकाएं है तो उसको ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि गैस आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जब गैस श्वसन होता है तो गैस जब श्वसन होता है तो उस दौरान ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और गैस हमें देता है ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और पानी देता है। ठीक, तो इसी कारण गैस कोशिकाओं तक जो केशिका है तो वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उस कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है या फिर दूसरे अपशिष्ट पदार्थ को लेगा, और उन अपशिष्ट पदार्थों को लेकर गैस जो केशिकाएं है तो वो बना देगा
सीरा, और सीरा से होता हुआ ये विऑक्सीजनित रक्त कहाँ जाएगा, ये विऑक्सीजनित रक्त जाएगा गाइस। देखिए जब रक्त में अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो गाइस उस रक्त को हम लोग कहेंगे अभी विऑक्सीजनित रक्त, और ये विऑक्सीजनित रक्त जाएगा हृदय में, और हृदय से ट्रांसफर कर दिया जाएगा फुफ्फुस में, जहाँ पर गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, और जो ब्लड है तो वो उसका ऑक्सीजनीकरण हो जाता है और वो ऑक्सीजन युक्त हो जाता है गाइस, और फिर से हृदय को ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि पूरे शरीर में वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जा पाए। तो ऐसा होता है गाइस यहाँ पर। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पूरा। तो गाइस केशिकाओं का जो काम है तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए धमनियाँ किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। तो गाइस जो धमनियाँ है तो वो छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में इसी कारण विभाजित हो जाता है ताकि जो छोटे छोटे ऊतक है तो या फिर जो ऊतक है गाइस, ठीक, तो सभी ऊतक उसके संपर्क में आ सके। किसका, रक्त के संपर्क में, क्योंकि धमनिया में था रक्त, और जब धमनिया छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाएगा तो गैस सभी ऊतक तक क्या करेगा गैस, रक्त को पहुंचा सकेगा। छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो सके। इन छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं को कोशिका कहते हैं। तो गाइस ये छोटे छोटे रक्त वाहिकाओं को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका नहीं, केशिका कहते हैं। ठीक, ये जो छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं है जो गाइस धमनी के विभाजित होने से बन रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे केशिका। फिर देखिए केशिका ऊतक या अंग में ऑक्सीजन तथा दूसरे पदार्थ देती है। ठीक, तो गैस जो केशिका है तो वो ऊतकों को ऑक्सीजन और दूसरे पदार्थ जो उसके लिए जरूरत होगा कोशिका के लिए तो वो पहुंचाती है। फिर देखिए फिर ये केशिका उन ऊतक या अंगों से अपशिष्ट एवं कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सिराएं बनाती है। ठीक, तो गैस फिर कार्बन डाइऑक्साइड और सिराएं, फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और सिराएं, यहाँ पे देखिए अपशिष्ट पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा ये केशिका उन कोशिकाओं से या फिर ऊतक या अंगों से और फिर सिराएं बनाएगा। ठीक, काफी सारे केशिका मिक्स होकर क्या बना देगा, सिराएं बनाएगा। तो गैस अब ये विऑक्सीजनित जो रुधिर है तो वो सिराओं में चल गया। फिर सिराओं से होता हुआ विऑक्सीजनित रुधिर उन ऊतक या अंगों से दूर जाती है। तो सिराएं अभी गाइस जो विऑक्सीजनित रुधिर है तो उसको ले जाएगा हृदय में, तो दूर हो गया, अंग और ऊतकों से दूर चले गया। तो गाइस ये काम रहता है केशिकाओं का। ठीक, तो गाइस अब आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के विषय में। तो गाइस प्लेटलेट्स को पढ़ने के पहले गाइस हम लोग पिछले क्लासेस में गाइस एक चीज हम लोगों ने देखा था, जो रुधिर है तो उसमें गाइस दो चीज उपस्थित होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा गाइस ये सब चीजें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो गाइस इसका जो परसेंटेज रहता है तो वो 45% मात्रा में वो उपस्थित होता है रुधिर में। ठीक, अगर ये सभी को मिला देंगे तो वो 45% उपस्थित है। और गैस प्लाज्मा अकेले 55% भाग है रुधिर का। ठीक, तो गैस जो प्लाज्मा है तो उसका रंग होता है थोड़ा येलो कलर का होता है। ठीक, और इसके विषय में तो आगे थोड़ा पढ़ेंगे। अभी गैस हम लोग प्लेटलेट्स के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेड ब्लड सेल। ठीक, ये लाल रंग का होता है जहाँ पर गैस हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। फिर गैस आता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। तो गैस ये तो श्वेत रंग का है, श्वेत रक्त कणिका है। फिर गैस आता है प्लेटलेट्स। तो गैस अभी हम लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स का क्या काम रहता है रुधिर में।
ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए गाइस, जब आपको कट जाता है हाथ वगैरह में, जब आपको कट जाएगा तो गाइस उसमें क्या होगा, आप लोग देखिएगा कि खून रिसना शुरू हो जाता है। ठीक, और गाइस वो ब्लड कुछ समय बाद बंद हो जाता है। तो गाइस ऐसे क्यों होता है? तो ऐसा गाइस प्लेटलेट्स के कारण होता है। वरना अगर पूरा रक्त ऐसे बहता ही रहता है थोड़ा सा चोट में, तो गाइस हमारे शरीर का सभी रक्त तो खत्म हो जाता है वैसे में। ठीक, तो गाइस प्लेटलेट्स ये काम करता है। प्लेटलेट्स ही वो चीज़ है गाइस जो रक्त रक्तस्राव को रोकने का काम करता है। ठीक, तो देखिए रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाओं का काम होता है रक्त का थक्का बनाना। तो गाइस देखिए, जब आपको चोट लगता है तो कुछ समय बाद अगर आप लोग उस चोट के स्थान में देखेंगे तो वहाँ पर गाइस थोड़ा रेडिश आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस उसी को हम लोग रक्त का थक्का कहते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाता है, जिससे रक्तस्राव, जो रक्त रिस रहा था शरीर के भीतर से बाहर निकल रहा था, तो वो उसका मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। तो गैस वो रिस नहीं सक पाता है। ठीक, बाहर निकल नहीं पाता। देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं हाथ है गैस, और यहाँ पर चोट लगा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो रक्त है तो वो बाहर रिस रहा था। तो गैस जब यहाँ पर थक्का बन जाएगा, यहाँ पर जब थक्का बन जाएगा रक्त का, तो उस स्थिति में गाइस जो खून है तो वो बाहर निकल नहीं पाएगा और शरीर के अंदर ही रहेगा। ठीक, तो ऐसा होता है। तो वही काम रहता है प्लेटलेट्स का। ठीक, वही लिखा है यहाँ पर, रक्त का जो मार्ग है तो उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। रक्त का मार्ग, रक्त स्राव का जो मार्ग है, रक्त जहाँ से निकल रहा है तो उसका मार्ग में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण रक्तस्राव बंद हो जाता है। ठीक, तो यही काम रहता है गाइस प्लेटलेट्स का। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है गाइस प्लेटलेट्स का। तो चलिए अभी हम लोग लसिका के विषय में पढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसका चित्र देख लेते हैं, लसिका आखिर है क्या। तो गाइस देखिए, ये जो लाल वाला पाइप है, बोल सकते हैं रक्तवाहिकाएं है, तो गैस इसको हम लोग धमनी कहते हैं, लाल वाला को। और जो जो गैस ये ब्लू कलर का है तो इसको हम लोग कहते हैं सीरा। ठीक, तो गैस ये वाला जो देखिए, ये सब जो ब्लू कलर का, फिर पर्पल कलर का, फिर गैस लाल कलर का, तो ये सब गैस है केसिका है। और गैस ये जो ग्रीन कलर का है तो इसको हम लोग कहते हैं लसिका। इसको हम लोग लसिका कहते हैं, लसिका। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, देखिए ये रुधिर के प्लाज्मा की तरह होती है। तो गैस जो लसिका है तो वो थोड़ा थोड़ा बहुत रुधिर में उपस्थित जो प्लेज्मा है या प्लाज्मा दोनों कह सकते हैं, तो उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह है सॉरी, लेकिन यह रंगीन होता है। तो गैस जो प्लेज्मा है, अभी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो गैस प्लाज्मा या फिर प्लेज्मा दोनों लिख सकते हो उसको, क्योंकि अंग्रेजी में उसके स्पेलिंग गैस ऐसा होता है। ठीक, तो गैस जो प्लेज्मा है तो वो क्या रहता है, वो गैस थोड़ा येलो कलर का रहता है, जबकि गैस जो लसिका है तो उसका रंग रहता है रंगहीन, मतलब उसका कोई रंग ही नहीं रहता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। तो लसिका में कम मात्रा में क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए जो लसिका है तो उसका काम को समझते हैं। सबसे पहले तो उसका संरचना को समझेंगे। तो देखिए केशिकाओं की भित्ति, तो गैस जो केशिका का भित्ति है, ये सब गाइस, ये सब वाला जो भित्ति है तो इसमें गैस छोटे छोटे छिद्र मौजूद रहते हैं। तो गाइस इन छिद्रों से क्या होते हैं, इन छिद्रों से गाइस प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलता रहता है। मतलब ये तीनों गैस बाहर निकलता रहता है और गैस ये तीनों मिलकर लसिका का निर्माण करते हैं। ठीक, तो गैस ये जो लसिका का निर्माण हो रहा है तो ये लसिका गैस कहाँ जाएगा, फिर ये लसिका लसिका केशिकाओं में चला जाता है। तो गैस लसिका केशिका किसको कहते हैं, देखिए ये इसमें तो गैस अंग्रेजी में नाम दिया गया है।
तो देखिए इसको हम लोग लसिका, ये जो ग्रीन कलर का पाइप सब है तो इसको गाइस हम लोग कहते हैं लसिका केशिकाएं, ठीक, लिम्फेटिक कैपिलरी, क्योंकि गाइस जो लसिका होते तो उसको हम लोग अंग्रेजी में लिम्फ कहते हैं, ठीक। तो गाइस ये ग्रीन कलर का जो है तो इसको हम लोग कहेंगे लसिका केशिका है। तो गाइस देखिए इसको समझते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं छिद्र से लसिका निकला, और गाइस ये लसिका चल जाएगा इस लसिका केशिका में, मतलब ये ग्रीन कलर का पाइप में ये चल जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर ये लसिका लसिका केशिकाओं में चला जाता है जो आपस में, तो गैस ये लसिका केशिका आपस में मिलकर क्या कहते हैं, एक बड़ा लसिका वाहिका बनाती है। अंत में ये बड़ी शिरा में खुलती है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर छोटा छोटा लसिका केशिका आया, फिर गैस ये थोड़ा बड़ा लसिका केशिका बना दिया, या फिर लसिका वाहिका बना दिया। फिर गैस ये लसिका वाहिका कहाँ पर जाएगा, ये जो सीरा है तो यहाँ पर खुलता है, ये वाला सीरा ब्लू कलर का सीरा में। तो गैस वही बताया गया है, देखिए यहाँ से ये जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ पर, यहाँ से होता हुआ यहाँ पर चल जाएगा, ठीक। तो ये काम रहता है गैस। तो फिर देखिए गैस और दूसरा काम क्या है, पचा हुआ तथा क्षुधांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो गैस लसिका ही जो पचा हुआ वसा है तो उसका वहन करता है, उसको गैस एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो वो दिया गया है। तो गैस अब आते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब समझते गए रक्तदाब किसे कहते हैं, तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरोध में। तो देखिए गैस इसको हम लोग मान लेते धमनी है, और धमनी में गैस जो रक्त प्रवाह हो रहा है, ठीक, उसके कारण गैस जो धमनी में दाब लग रहा है तो उसको हम लोग रक्तदाब कहते हैं। धमनी या सीरा कोई भी, तो रुधिर वाहिका ही है वो, ठीक। तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति में जो दाब लगते हैं गैस उसको हम लोग रक्तदाब कहते हैं, और वो भी रक्त के कारण लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ये दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होते हैं। तो गैस हम लोग पहले ही देखे जो धमनियां है तो वो पूरे शरीर में रक्त को प्रवाहित करते हैं, और गैस हृदय से जो रक्त निकलता है गैस बायां नीले से, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में निकलता है, जिसके कारण गैस धमनी में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो वही गैस यहाँ पर लिखा है कि सिराओं की अपेक्षा जो धमनी है तो वहाँ पर रक्तदाब ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। गैस अभी दूसरा पॉइंट देखिए, धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब कहते हैं। तो गाइस जो नीलई है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो बायां नीलई है, बायां नीलई का बात करते हैं पहले। तो देखिए जो बायां नीलई है तो ये जब रिलैक्स होता है, ये जब फैल जाते तो उस स्थिति में बायां अलिन से नीले में रक्त आते हैं, ठीक। तो बायां अलिन से क्या होता है, बायां नीले में रक्त आता है। तो उस समय जो धमनी का दाब रहेगा, ये वाला धमनी का, तो उसको हम लोग अनुशीतलन दाब कहते हैं। और जब ये जो बायां नीले है, जब इससे रक्त प्रवाह होगा धमनी में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रकुंचन दाब कहते हैं। जब ये बायां नीले सिकुड़ते हैं तभी गैस इस धमनी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। तो इस समय जो रक्तदाब रहेगा इस धमनी का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे प्रकुंचन दाब। तो गैस वही लिखा गया है। तो देखिए धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन, तो गैस जब नीले सिकुड़ता है तो उस स्थिति में जो दाब रहता है तो उसको हम लोग प्रकुंचन दाब कहते हैं। और गैस जब नीलई रिलैक्स होता है तो उस दौरान धमनी के अंदर का जो दाब है तो उसको हम लोग अनुशीतलन दाब कहेंगे। तो गैस जो सामान्य प्रकुंचन दाब होते हैं तो वो लगभग 120 mmHg होता है, ठीक, मिलीमीटर, इसको हम लोग अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक, mmHg, ठीक, ये इसका मात्रक है।
और दूसरा चीज़ गाइस, जो सामान्य अनुशीतलन का दाब होता है तो वो 80 एम एम एच जी होता है। ठीक, तो यहाँ पर गाइस आपका किताब में लगभग 80 एम और फिर ब्रैकेट में पारा लिखा गया है। एच जी को हम लोग पारा भी लिख सकते हैं, तो इसलिए आपका किताब में इस प्रकार दिया गया है। ठीक, तो ये लगभग में होते हैं। लगभग 120 एम एच जी ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 एम एच जी लगभग में। ये प्रकुंचन दाब है। और अनुशीतलन दाब जो है तो वो है लगभग में 80 एम एच जी, तो इतना होता है। ठीक, तो गाइस देखिए, प्रकुंचन वाला जो दाब रहता है तो वो ज़्यादा रहता है अनुशीतलन वाला दाब से। तो हम लोग इसी केस के लिए भी देख सकते हैं। देखिए, जब ये जो बायां नीलई है तो ये जब सिकुड़ता है तो गैस सारा रक्त धमनी में चल जाएगा। तो जब गैस रक्त काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धमनी में जाता है तो धमनी का जो दाब है तो ये तो बढ़ जाएगा। और गैस जब ये रिलैक्स रहता है तो अधिकतर जो खून है तो वो कहाँ रहेगा, बायां नीलई में ही रहेगा। ठीक, बायां नीले में ही रहेगा तो धमनी में उतना जब रक्त नहीं रहेगा तो इसका जो दाब है तो वो कम ही न रहेगा। तो इस कारण जो अनुशीतलन दाब है तो वो प्रकुंचन दाब से कम होता है। हो गया गैस इतना दूर। तो फिर देखिए, रक्त दाब को स्फाइग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो ये भी गाइस इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो रक्त दाब है तो उसको किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है स्फाइग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से। फिर देखिए, उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। तो गैस जो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम लोग अति तनाव कहते हैं। ठीक, उच्च रक्तदाब। और इसका कारण जो धमनी है तो गैस जब धमनी सिकुड़ता है तो उस स्थिति में हमें उच्च रक्तदाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए गैस, ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पर गैस ये मान लेते धमनी है गैस। ठीक, तो यहाँ पर गैस जितना बड़ा धमनी है उतनी मात्रा में जो खून है तो वो प्रवाहित हो रहा है। फिर गैस अभी हम लोग धमनी को देखिए बीच से चपटा कर दे रहे हैं। ठीक, तो गैस खून यहाँ पर क्या होगा, इस ये वाले हिस्सा में गैस काफ़ी ज़्यादा दाब पड़ेगा, क्योंकि देखिए खून तो मात्रा में तो सेम है पर इसका जो आकार है धमनी का तो वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रहा है, तो दाब ज़्यादा पड़ जाएगा उस स्थिति में। तो यही कारण है गैस उच्च रक्तदाब का। तो देखिए, इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध, तो गैस रक्त का जो प्रवाह है तो उस स्थिति में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसका जब ये सिकुड़ता है तो आकार कम होने लगता है। और गैस हमें क्या देखने को मिलेगा, जो रक्त प्रवाह है, रक्त जिस दिशा प्रवाहित हो रहा है, ठीक, जैसे इसको धमनी मानता है और ये गैस रक्त है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, मतलब रक्त प्रवाह को ये प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। कौन, ये धमनी सिकुड़ा हुआ। तो इससे गैस धमनी फट सकती है। ठीक है, रक्त तो गैस पूरा फुल स्पीड में रहेगा और गैस ये धमनी रोकने खोज रहा है सिकुड़ कर। ठीक, तो उस स्थिति में गैस जो धमनी है तो वो फट भी सकती है और इससे आंतरिक रक्तस्रावन हो सकता है, मतलब अंदर ही अंदर खून काफ़ी ज़्यादा बह सकता है। तो ये गैस बताया गया है उच्च रक्तदाब के विषय में। तो गैस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और गैस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।